नमस्कार, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरसीसी कॉलम की स्ट्रेंथनिंग यानी कि कॉलम जैकेटिंग पर, और वो भी खासकर ऐसे कॉलम की जिसके सरियों में जंग लग जाने के कारण उसके कंक्रीट सरफेस पर दरारें पड़ चुकी हों, कवर कंक्रीट फटकर झड़ने लगी हो। ऐसे कमजोर कॉलम को फिर से मजबूत करने का जो पूरा प्रोसेस है, आज उस पर डिटेल में बात करेंगे। तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहें, और चैनल पर अभी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आरसीसी कॉलम जैकेटिंग, कॉलम स्ट्रेंथनिंग का सबसे प्रचलित तरीका। इस कन्वेंशनल सिस्टम में कॉलम का सेक्शन बढ़ा देते हैं। जैसे इस कॉलम की बात करें तो ये इसका पुराना सेक्शन है, जबकि इसका नया सेक्शन अब ये है। इससे पहले कुछ जांच भी करवा सकते हैं, जैसे कि हाफ शेल पोटेंशियल टेस्ट, कंक्रीट स्ट्रेंथ टेस्ट और कार्बोनेशन टेस्ट, जिनके परिणामों के आधार पर आगे का काम करना और आसान हो जाता है। आइए अब एक एक करके कॉलम जैकेटिंग के सभी पहलुओं पर बात करते हैं। स्टेप नंबर 1, सपोर्टिंग। सबसे पहला और जरूरी स्टेप है, जिस मेंबर को स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं उस पर जो भी मेंबर रेस्ट कर रहे हैं उन सभी को सपोर्ट करना, ताकि रिपेयर हो रहे मेंबर पर पूरा भार ना रहे। इसे कुछ इस तरह लगा सकते हैं। जैकों के बीच 900 मिलीमीटर से ज्यादा दूरी नहीं रखनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा प्लान रहता है तो ऐसे में कम से कम 12 जैक की जरूरत पड़ सकती है। सेकंड नंबर पर है मार्किंग ऑफ न्यू सेक्शंस। दरअसल चिपिंग कर लेने के बाद कई बार यह समस्या आती है कि अब जो नया सेक्शन बनेगा उसे मेजर कहां से करें, क्योंकि लूज कंक्रीट हटाते ही कॉलम की शेप बिगड़ चुकी होती है, टेढ़ा मेढ़ा हो चुका होता है। इसलिए अच्छा होता है कि कॉलम की चिपिंग करने से पहले ही उसके नए सेक्शन की मार्किंग कर ली जाए। अगला है सरफेस प्रिपरेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो पुरानी और नई कंक्रीट को जोड़ने में मदद करता है। सही से रफ हो चुका सरफेस बॉन्डिंग बनाने में खासा रोल अदा करता है। सरफेस तैयार करते वक्त किसी भी प्रकार के लूज पार्टिकल्स और डस्ट सरफेस से हटा देते हैं। इसके लिए हथौड़े या मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। आखिर में प्रेशर के साथ सरफेस की धुलाई कर देते हैं। अगला है रस्ट रिमूविंग। अगर सरियों में जंग लग रहा हो तो उसे छुड़ाए बगैर आगे ना बढ़ें। इसके लिए रस्ट रिमूवर केमिकल या रस्ट कन्वर्टर एजेंट, इन दोनों में से किसी भी एक एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर एसिड बेस्ड रस्ट रिमूवर केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो एप्लीकेशन के बाद उसकी साफ पानी से धुलाई जरूर करें। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी टेक्निकल डेटा शीट यानी कि TDS जरूर पढ़ें। अगला है कोटिंग ऑफ कोरोजन इनहिबिटर। दरअसल जंग की इस समस्या से पूरी तरह निजात पाना एक जटिल प्रक्रिया है, इसलिए इसे अलग अलग स्तर पर रोकने के प्रयास किए जाते हैं। इसी क्रम में यह कोटिंग भी की जाती है। कंक्रीट सरफेस पर की जाने वाली यह कोटिंग धीरे धीरे पेनिट्रेट होकर लगभग 25 से 40 मिलीमीटर कंक्रीट के अंदर पहुंच जाती है। इस प्रकार यह सरियों के बाहरी सतह पर फेरिक हाइड्रोक्साइड की परत का निर्माण कर उनका बचाव करती है, जो सरियों को जंग लगने से बचाती है और सुरक्षित रखने में मदद करती है। अगला है कोटिंग ऑफ रस्ट रेजिस्टेंट एजेंट। सरियों के चारों तरफ रस्ट रेजिस्टेंट यानी कि जंग प्रतिरोधी एजेंट के तौर पर जिंक की कोटिंग करते हैं, जो एक सुरक्षा कवच का काम करता है और सरियों को जंग लगने से बचाता है। अगला है रीइंफोर्समेंट स्टील। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब कॉलम को स्ट्रेंथन करते हैं तो इसके लिए पुराने कॉलम के साथ कुछ नए सरिये भी लगाए जाते हैं, जिनकी डिटेल स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन के जरिए निकाली जाती है। इसके अलावा यहां कुछ और जरूरी बातों का जिक्र भी कर लेना चाहिए। जो IS कोड
15,988 2013 में क्लॉज नंबर 8.5.1.2 में बताई गई हैं, जिनमें पहले नंबर पर है कॉलम जैकेटिंग में यूज की जा रही कंक्रीट का ग्रेड पुरानी कंक्रीट से कम 5 MPa ज्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर पुरानी कंक्रीट का ग्रेड M30 है तो अब M35 कंक्रीट से कॉलम जैकेटिंग होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर है अगर डिजाइन के मुताबिक अतिरिक्त लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट की जरूरत नहीं हो तब भी कॉलम के चारों तरफ कम से कम 12 मिलीमीटर डाया के सरिये लगाने चाहिए और उन्हें टाई करने के लिए यानी कि रिंग में कम से कम 8 मिलीमीटर डाया का सरिया 100 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पर और 10D लेग लेंथ यानी कि हुक के साथ 135 डिग्री में बेंड होना चाहिए। तीसरे नंबर पर है जैकेटिंग की थिकनेस जो कम से कम 100 मिलीमीटर होगी। इसके बाद है मिनिमम डायमीटर ऑफ टाइज। कोड में बताया गया है कि टाइज यानी कि रिंग्स में मिनिमम 8 मिलीमीटर डाया का सरिया होगा। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि जो लॉन्गिट्यूडनल सरिये का डाया है उसके 1/3 यानी कि 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर लॉन्गिट्यूडनल बार का डाया 20 मिलीमीटर है तो टाई का जो डाया होगा वो होगा 20/3 यानी कि 7 mm अप्रॉक्स, यानी कि 8 mm का सरिया लगा सकते हैं। जहां तक कॉलम जैकेटिंग में सरिया बांधने की बात है तो आमतौर पर जो सरिया बांधने की प्रैक्टिस है यहां वैसे तो संभव नहीं, लेकिन केमिकल एंकरिंग के जरिए यहां सभी सरियों को उनकी जगह पर फिक्स कर देते हैं। इसमें सभी खड़े सरियों को नीचे और ऊपर दोनों जगह फिक्स कर दिया जाता है। सरियों की एम्बेडेड डेप्थ और बाकी चीजें एंकरिंग में इस्तेमाल किए जा रहे केमिकल कंपाउंड पर निर्भर करता है। इस पूरे प्रोसेस में कुल 3 स्टेप्स होते हैं जिनमें ध्यान देने की विशेष जरूरत है। जिनमें पहला है होल करना, जो मशीन के द्वारा कुछ इस तरह किया जाता है जिसकी डेप्थ ग्राउटिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल कंपाउंड पर निर्भर करती है। वैसे आमतौर पर जो सरिये का डाया है यह उसके 10 गुना होती है। जैसे अगर सरिये का डाया 16 मिलीमीटर हो तो इस केस में इस होल की गहराई 160 मिलीमीटर हो जाएगी। दूसरे नंबर पर है उस होल की सफाई करना। होल की सफाई में विशेष ध्यान देना होता है, जिसे कुछ ऐसे ब्रश और एयर ब्लोवर की मदद से सही से साफ कर सकते हैं। फिर आखिर में कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड की मदद से सरिया फिक्स कर देते हैं। ध्यान रहे सरिये को एक ही बार में और फोर्स लगाकर इंसर्ट करने की बजाय 2-3 बार में और घुमाकर इंसर्ट करना चाहिए। अगला है पुल आउट टेस्ट। कॉलम जैकेटिंग के लिए जो नए सरिये ग्राउट किए जाते हैं वो सही से ग्राउट हुए या नहीं ये जरूर चेक करें। इसके लिए आप पुल आउट टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें सरिये के साइज के हिसाब से फोर्स अप्लाई की जाती है, जिससे ग्राउट हुए सरिये की असली स्थिति का पता लग जाता है। अगर ग्राउटिंग सही से की गई होगी तो सरिया अपनी जगह से टच से मस नहीं होता, नहीं तो फोर्स अप्लाई करते ही वह खींचकर बाहर निकल आएगा, जिसे पुल आउट टेस्ट में फेल माना जाएगा। अब बात आती है फोर्स की, यानी कि पुल आउट टेस्ट के दौरान सरिये में कम से कम कितने किलो न्यूटन या टन का फोर्स लगाना चाहिए ताकि उसकी ग्राउटिंग की सही स्थिति का पता चल सके। दरअसल ये फोर्स सरिये के साइज और जिस चीज के लिए उसे डिजाइन किया गया है इन दोनों ही चीजों पर निर्भर करता है, जिसकी जानकारी संबंधित स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट से ली जा सकती है। वैसे जो थंब रूल है वो ये कहता है कि सरिये का जो साइज है उस पर कम से कम उतने टन फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी सरिये का डायमीटर 16 मिलीमीटर है तो पुल आउट टेस्ट के लिए उस सरिये में कम से कम 16 टन फोर्स या 160 किलो न्यूटन फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगला है प्लेसिंग ऑफ
ओवरलैप्स। सरिये बांधते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि सभी सरियों को एक ही जगह पर ओवरलैप ना किया जाए। एक सेक्शन पर केवल 50% सरियों को ही ओवरलैप कर सकते हैं। IS कोड 456/2000 क्लॉज 26.2.5 के मुताबिक ओवरलैप स्टेगर्ड होने चाहिए, यानी कि अगर ओवरलैप बार्स की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस उनकी वास्तविक लैप लेंथ की 1.3 टाइम्स से अधिक आ रही हो तो उसे स्टेगर्ड लैप कहा जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर कंक्रीट के ग्रेड के मुताबिक 12 मिलीमीटर डाया के सरिये की लैप लेंथ 50D हो तो इस केस में ओवरलैप्ड सरियों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कम से कम मिलनी चाहिए 50 इंटू 12 इंटू 1.3 इक्वल टू 780 मिलीमीटर। अगला है स्टेजियर बार्स। अब बात करते हैं स्टेजियर बार्स की, जिन्हें कुछ इस तरह एंकर किया जाता है। दरअसल पहले से मौजूद कॉलम के चारों तरफ ये जो सरिये बांधे जाते हैं वो शटरिंग के बाद भी अपनी जगह पर रहें, डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ये सरिये एंकर किए जाते हैं, जिन्हें स्टेजियर बार्स के नाम से जानते हैं। इन्हें जिग जैग तरीके से और अधिकतम 450 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पर कुछ इस तरह एंकर कर दिया जाता है। अगला है फिक्सिंग ऑफ कवर ब्लॉक्स। दोस्तों, किसी भी स्थिति में कोई भी सरिया बिना कंक्रीट कवर के नहीं छूटना चाहिए। सरियों को कवर के तौर पर प्रॉपर कंक्रीट मिलना बहुत ज़रूरी है। कवर की समस्या होने पर सरिये वक्त से पहले जंग की चपेट में आने लगते हैं। कितना भी अच्छा सरिया लगा लें, अगर वो कंक्रीट से सही से कवर नहीं हो पाएगा तो खराब होगा ही होगा, साथ में कंक्रीट को भी डैमेज कर देगा। कुल मिलाकर वो मेंबर वीक हो जाएगा। सेटिंग ऑफ द स्टार्टर। कॉलम की ओरिएंटेशन सही रहे, इसमें स्टार्टर का अहम रोल रहता है। ये शटरिंग को उसकी सही जगह पर रोकने में मदद करता है, जिससे कॉलम की ओरिएंटेशन और सेक्शन दोनों को बरकरार रखने में मदद मिलती है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, वो ये कि स्टार्टर बनाने में सिर्फ वही मटेरियल यूज करें जो स्ट्रेंथ वाइज उस मटेरियल से बेहतर हो जिससे कॉलम कास्ट होना है। किसी भी स्थिति में उससे कम स्ट्रेंथ का मटेरियल यूज ना करें। उदाहरण के लिए, अगर किसी कॉलम की कंक्रीट का ग्रेड M30 है तो उसका स्टार्टर बनाने में M35 कंक्रीट यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में M30 से कम स्ट्रेंथ की कंक्रीट यूज ना करें। अगला है फॉर्म वर्क, शटरिंग वर्क। कॉलम के शेप, साइज और क्वालिटी में फॉर्म वर्क का अहम रोल होता है, इसलिए फॉर्म वर्क के लिए सही मटेरियल का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी ऐसे मटेरियल का चयन करने से बचें जो अपने आप में बहुत भारी हो, जिसे हैंडल करना आसान ना हो। वैसे यहाँ पर फिल्म फेस्ड शटरिंग प्लाईवुड का इस्तेमाल किया गया है, जिसे स्टील फ्लैट से बने कुछ ऐसे पिन पत्तियों से टाई किया गया है। अगला है कोटिंग ऑफ बॉन्डिंग एजेंट। कॉलम की पुरानी कंक्रीट और अब जैकेटिंग के लिए की जाने वाली नई कंक्रीट, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए बॉन्डिंग एजेंट यूज किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, बॉन्डिंग एजेंट लगाने के बाद एक निश्चित समय सीमा के अंदर कंक्रीटिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि जब तक यह गीला है यानी कि चिपचिपा है तब तक ही बॉन्डिंग एजेंट काम करता है। अगर यह सूख जाता है और उसके बाद कंक्रीटिंग की जाती है तो ऐसे में बॉन्डिंग एजेंट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। बॉन्डिंग एजेंट लगाने के बाद कॉलम की शटरिंग करने और फिर उसकी कंक्रीटिंग करने में जो समय लगेगा उसका सही आकलन पहले ही कर लेना चाहिए, ताकि बॉन्डिंग एजेंट सूखने से पहले कंक्रीटिंग की जा सके। वैसे जो एपॉक्सी बेस्ड बॉन्डिंग एजेंट हैं, आमतौर पर उनकी पॉट लाइफ लगभग 2 घंटे से लेकर 6 घंटे और कंक्रीट प्लेस करने के लिए लगभग 6 घंटे से लेकर 10 घंटे तक का समय रहता है। हालांकि वास्तविक समय कार्य क्षेत्र के तापमान पर निर्भर करता है। अगला है कास्टिंग विद माइक्रो कंक्रीट। माइक्रो कंक्रीटिंग के वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है, जिनमें पहला है कंक्रीट की लेयर थिकनेस,
यानी कि मोटाई जो कम से कम 25 मिलीमीटर है और अधिकतम 100 मिलीमीटर, जबकि इससे अधिक लेयर थिकनेस होने पर माइक्रो कंक्रीट में 10 mm डाउन सिल्ट फ्री एग्रीगेट मिलाने की सलाह दी जाती है, जिसे न्यूनतम 25% और अधिकतम 50% तक मिला सकते हैं। इसकी जो पॉट लाइफ है वो है लगभग आधा घंटा, यानी कि कंक्रीट पाउडर और पानी मिक्स कर लेने के बाद उसे आधे घंटे में पोर कर देना चाहिए या यूज कर लेना चाहिए, और किसी भी स्थिति में ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं मिलाना चाहिए। साथ ही मिक्सिंग टाइम का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम से कम 3 मिनट तक मिक्सिंग होनी ही चाहिए। साथ ही बेहतर रिजल्ट के लिए पूरा बैग एक बार में मिक्स करें। पोरिंग स्पेस की समस्या होने पर इसे छोटे छोटे पॉकेट बनाकर भी बड़ी आसानी से पोर किया जा सकता है। अगला है डीशटरिंग एंड क्यूरिंग। कंक्रीटिंग पूरी हो जाने के कुछ दिनों बाद कॉलम की शटरिंग खोलकर अलग कर दी जाती है। हालांकि शटरिंग खोलने का यह समय मौसम के ऊपर निर्भर करता है, फिर भी अधिकतम 24 घंटे का समय इसके लिए पर्याप्त होता है। IS कोड 456-2000 क्लॉज 11.3.1 के मुताबिक वर्टिकल फॉर्मवर्क जैसे कि कॉलम, वॉल इत्यादि, इनकी शटरिंग 16 से 24 घंटे में खोल देनी चाहिए। इससे अधिक समय तक यदि शटरिंग लगी रहती है तो कंक्रीट सरफेस पर श्रिंकेज क्रैक्स आ सकते हैं और शटरिंग मटेरियल भी खराब हो सकता है। डिशटरिंग करने के तुरंत बाद कंक्रीट की क्यूरिंग करना शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए पहला विकल्प पानी का चुनें। इसमें समस्या होने पर क्यूरिंग कंपाउंड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आखिर में है पेंटिंग। सबसे आखिर में, यानी कि जैकेटिंग से संबंधित सभी काम पूरे हो जाने के बाद न केवल कॉलम को बल्कि उसके आसपास की उन सभी जगहों को भी पेंट कर फिनिश कर देना चाहिए जिनकी पेंटिंग इस काम के दौरान खराब हो गई। अब इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।